हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ स्टूडेंट्स, मैं ऐसी क्लासेस की इस लेक्चर में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, नॉट्स इक्वेशन के बारे में बात की थी, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात की थी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आज हम लोग सिर्फ है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम सॉल्यूशन, जो कि आईआईटी जेई के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, कहीं से भी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास वो क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप लोग फटाफट से मेरे साथ क्वेश्चन पहले राइट डाउन करेंगे, फिर उसको पॉज करके सोचेंगे, और फिर आप लोग मेरे से कॉपी कर लेना, मतलब मेरे से टैली कर लेना कि आंसर एग्जैक्ट क्या है उसका, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। लिखना, प्योर वाटर फ्रीजेज, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फ्रीजेज एट 273 केल्विन, ठीक है। आगे कंटिन्यू। 34.5 ग्राम ethanol are dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में केएफ की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, ठीक है, और गिवन है मोलर मास ऑफ एथेनॉल। हालांकि एथेनॉल के लिए मोलर मास नहीं भी दिया होता तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते थे। सॉरी 46 है ना, कैसे कैलकुलेट करना है एक बार बता ही देता हूं मैं। मोलर मास फॉर्मूला बताइए, एथेनॉल C2H5OH, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 है तो इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन कितना 5, प्लस ऑक्सीजन 16, और ये कितना हो गया 1। 24 5 16 1, ये हो गया आप लोगों का 6 और 6 12, 12 और 6 4 6, और ये हो गया 1, और ये 2 2 4 46। कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये गिवन था, लिखें विच वन इज एक्यूरेट ग्राफ। लिख लो आप लोग, विच इज करेक्ट ग्राफ। ग्राफ था आप लोगों के लिए, करेक्ट करना था। फटाफट से 4 ग्राफ प्लॉट कीजिए आप लोग, बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आइस हो गया। अगर जिन बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, एक बार सॉल्यूशन चैप्टर पढ़िए। मैंने जो आप लोगों को बहुत डिटेल से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, उसको आप लोग एक बार घर पे जाके पढ़ना। और इसके लिए आप लोगों को ये 1 बार प्रेशर दे रखा है इस साइड, और ये टेम्परेचर की वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ ये गिवन था, ये वाटर के लिए है, और ये वाटर प्लस एथेनॉल के लिए है, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ ये है। सेकंड ग्राफ प्लॉट कीजिए। और ये ग्राफ कुछ है आपका, ये वैल्यूज ध्यान से देखिएगा क्या गिवन है, 271, ठीक है। ये आइस के लिए है वही, और ये W4 वाटर, W प्लस E वाटर प्लस एथेनॉल, वही 1 बार यहाँ पे हम पहली बार कर लिए। सेम ग्राफ। इसके बाद जो ग्राफ है थर्ड, उसको प्लॉट कीजिए। देखो ये ग्राफ आपको टिपिकल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जाके पढ़िए उसे। और लास्ट ग्राफ लिख लें आप लोग, ड्रॉ कर लें। सर ये तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, बहुत सही लग रहे हैं, लेकिन साथ में आप लोगों को यहाँ वैल्यूज का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। और वही आइस, वाटर, वाटर प्लस एथेनॉल, समझ में आ गया। ये 4 ग्राफ थे, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे, टॉपिक क्या है क्या नहीं है। चलो यहां तक इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और फिर आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको करवाता हूँ क्वेश्चन को। चलिए आपने ट्राई किया होगा, क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
वाटर जो है वो फ्रीजेज हो रहा है 273 केल्विन पे, ठीक है, और 34 ग्राम। देखना जरा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सीखिए। ये आप लोगों का सॉल्वेंट था और इसके अंदर आप मिक्स कर रहे हैं क्या, इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं 500 ग्राम में 34.5 ग्राम ऑफ एथेनॉल। 500 ग्राम के अंदर 34.5 ग्राम आपने क्या मिक्स कर दिया, एथेनॉल मिक्स कर दिया, ठीक है। उससे कुछ चेंजेस आ गए, उसके लिए केएफ की वैल्यू आ गई। तो अब जरा गौर से सुनना, बताइए टीएफ इज इक्वल टू क्या था, आई केएफ एम, यही था। आई की वैल्यू 1, ठीक है। केएफ की वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है, केएफ की वैल्यू गिवन है 2। अब उन्होंने गिवन थी तो वही यूज करनी है 2। और मोलेलिटी देखिए डेल्टा टीएफ, मोलेलिटी का फॉर्मूला बताइए सभी बच्चे, क्या है मोलेलिटी, मास ऑफ सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखना इधर मोल्स निकाल रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये है भाई फॉर्मूला मोलेलिटी। बताइए मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है, मास कितना है उसका 34.5 है ना, अपॉन बताइए मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। एथेनॉल का मोलर मास कितना है 46, अपॉन नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी के अंदर गिवन है तो इसको सॉरी केजी में लेते हैं, ग्राम में गिवन है 500, ऊपर चला गया 1000। समझ में आ गया, ये इससे 2 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, 35 इंटू 2 अपॉन 46 0, ये है भाई। इसको इससे क्रॉस कर दो, चलो 2 से 34.5 लेना इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 का, ठीक है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो केएफ की जो वैल्यू आएगी, मोलेलिटी वगैरह को कैलकुलेट करने के बाद में टीएफ की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। आप कैलकुलेशन घर पे करिएगा। तो 3 जो वैल्यू आ गई, मतलब खुद से सोचना, हम लोगों का ये जो ग्राफ है ये 273 पर था और उससे डिप्रेशन हो गया, कितने का डिप्रेशन हो गया, 3 का। तो 273 से कितने पे चला गया, 270 पे आ गया। 3 का वो आ गया ना चेंजेस। डेल्टा टीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा टीएफ रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिग्री या सॉरी कितना केल्विन जो है वो डिप्रेशन हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो जरा गौर से सुनना, यहां पर 273 से कितना चला गया 270 पे ग्राफ। तो खुद से सोचिए, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए भाई, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए, क्योंकि यार 273 से कितना आ रहा है 271, क्योंकि गलत आंसर हो गया है। अब हमारे पास में ये ग्राफ और ये ग्राफ बचा है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, देखिए ये ग्राफ दोनों सिमिलर से लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। इस ग्राफ को हम, ये वाला ऑप्शन था, इसको सही करिएगा भाई, सॉरी, ये ग्राफ को जिस टाइप से इन्होंने बनाया था एग्जाम के अंदर, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक है। तो यहां पर देखना, यहां पर ये ग्राफ, अब मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, आप खुद से याद कीजिए, एक बार फिर से देखिए आप उस लेक्चर को। ये ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया है, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। पहले आप लोग डेल्टा टीएफ निकालना कि ये वैल्यू कितनी है, 273 पहले थी, अब कितनी हो गई 270, क्योंकि डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। और इन दोनों के अंदर आपने ग्राफ इस तरीके से पढ़ा था। इसका जो डिटेल है प्लीज आप एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखिए, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा आईआईटी के जेई में आया था 2017 में, जेई 2017, लिखें इसको, नोट कर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देता हूं। इंटरेस्टिंग था, आसान था, वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी थी और ग्राफ का आइडिया तो जनरली बच्चों को रहता ही है दिमाग में। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सेकंड। देखें 18 ग्राम, ये है 16 का क्वेश्चन, जेई 16। 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी को याद है, C6H12O6 आर mixed with
मिक्स्ड विद या डिसॉल्व इन, ऐसे की बात है, 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। ये तो बेसिक लैंग्वेज होगी है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। ऑप्शंस गिवन है 76.0, सेकंड है 752.4, थर्ड है 759.0 और डी है आप लोगों का 7.6, ठीक है। ये क्वेश्चन था भाई आप लोगों का, इंटरेस्टिंग है, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखो भाई क्या करना है, खुद से सोचना, जरा दिमाग लगाना। आप लोगों को बोला है कि 18 ग्राम कंटेनर बना है, ये सिर्फ ये जो तरीका है ये एग्जाम में नहीं करना आपको, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता चल पाता है कि सर हमें पहले कंसेप्ट ये नहीं पता कि यूज क्या करना है, कौन सी थ्योरी पोर्शन यूज हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो 18, कुछ बच्चों को तो पता चल गया आरएलवीपी का क्वेश्चन है ये, रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर। तो 18 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको आप मिक्स कर रहे हैं कितने वाटर के अंदर, 178.2 ग्राम वाटर है और ये 18 ग्राम हो गया। अब वेपर प्रेशर निकालो, तो बताइए आप मेरे को एक खुद से बताइए, मेरे को 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर आ गया वर्ड। तो बताइए फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, तो डेल्टा टीएफ जो पहले क्वेश्चन किया, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो क्या था आप लोगों का, डेल्टा टीबी, ठीक है, और लास्ट था ऑस्मोटिक। तो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखिए, P नॉट A इज इक्वल टू एक्स बी, ये फॉर्मूले से आपका आंसर आएगा भाई। अब जरा गौर से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। अब यहां पर ये कैलकुलेट करना है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, P ये कैलकुलेट करना है आप लोगों को, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब जरा देखना P नॉट A, आप यहाँ पे एक कंसेप्ट लिख लो, मैंने शायद उस वक्त भी बताया था, लिखना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 760 टॉर। 760 टॉर जो है वो वाटर का वेपर प्रेशर होता है जो प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी उन्होंने मिक्स कर दिया, उसके बाद वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो जरा गौर से सुनना, P नॉट A 760 माइनस P A कैलकुलेट करना है 760, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये 11th के अंदर हम लोग पढ़ा देते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिस्कस किया नहीं था सॉल्यूशन चैप्टर में, बट आप ध्यान रखना वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना होता है, 760। चलो आगे चलें, एक्स बी निकालना है। बताइए एक्स बी का क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब जरा गौर से सुनना, बी क्या है यहाँ, वाटर, वाटर से रिलेटेड बातें हो रही हैं, समझ में आ गया। एक्स बी वाटर का मतलब क्या हो गया, मोल, सॉरी एक्स बी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, क्या था, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, एन वाटर ले लेते हैं बी की जगह, ये है आप लोगों का एन ए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ग्लूकोज, और ये कौन आ गया, वाटर। फिर से कह रहा हूं, देखो मैं क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसके लिए आप लोगों को सॉल्यूशन के लिए एक चीज पे कमांड होना कंपलसरी है, थ्योरी पोर्शन। थ्योरी अगर आपको आती है तो मैं आप लोगों को बिलीव दिलाता हूं आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ जनरली जो मेरे न्यूमेरिकल क्लासेस होती है या क्वेश्चन की जो क्लासेस होती है उसमें बच्चों की थ्योरी वीक रहती है, फिर वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं क्लास में बैठे बैठे कि यार ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। ये चीज मैंने आप लोगों को थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो सो प्लीज पहले थ्योरी पे कमांड कीजिए। अब थ्योरी नहीं आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है, छोड़ के भाग जाए, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है आप वहां जाएं, यू हैव टू गो दैट लेक्चर, और उसको आप बहुत अच्छे से रीड करें, आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को वाटर के रेफरेंस में निकालना है। बताइए वाटर का मोल कितना होगा, मोल ऑफ वाटर, इसका मास अपॉन मोलर मास, वाटर का मास कितना है भैया आप लोगों का, ये 178.2, और मोलर मास किसका, मोलर मास वाटर का कितना है, 18। इससे आप एक्स भी निकाल लेंगे, और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या निकालना है आप लोगों को, पी ए, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर जो था वो मैं अप्रोप्रिएट बता देता हूँ, एग्जैक्ट आंसर जो था, आप कैलकुलेशन घर पे करके इसका प्लीज आंसर जरूर निकाल दीजिएगा। इसका आंसर था 752.4, ध्यान रहेगा। चलो कैलकुलेशन है, मेथड मैंने आपको समझा दिया है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिक्सचर शोइंग, ये आप लोगों का जेई 2016 एडवांस में आया हुआ है, एडवांस है ना, पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव ऐसा मिक्सचर बताना है जो कि पॉजिटिव मिक्सचर, पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। फर्स्ट लिखे CCl4 प्लस CH3OH, सेकेंड CH2 प्लस एसीटोन गिवन है, थर्ड C6H6 प्लस C6H5CH3, और फोर्थ गिवन है C6H5OH प्लस एनिलीन गिवन है NH2। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करेगा? आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोच के देखिए पॉजिटिव। देखिए भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव डिविएशन की बातें कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन का कंसेप्ट अब आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। अब उसका कंसेप्ट आप प्लीज मेरे वीडियो के अंदर जाके देखिए कैसे मैंने पढ़ाया था। देखिए क्या होता है पॉजिटिव डिविएशन। यहां पर अगर हम बात करें, पॉजिटिव डिविएशन का सीधा सा मतलब है कि वेपर प्रेशर ज्यादा बननी चाहिए। ठीक है, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन की होगी वो ज्यादा होगी, PA, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला करवाया था कि P0AXA, यही था पॉजिटिव डिविएशन। तो ये PA वैसे तो इक्वल होता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप से पढ़ लिए थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के थे, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव में ये कंसेप्ट था, तो PA की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मतलब PA कब ज्यादा होगा? जब वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी। ध्यान रखना कंसेप्ट। या तो तरीका है कि आप इन सारे एग्जाम्पल्स जो बुक में दे रखे हो रट लो, ये कोई तरीका नहीं होता, आप समझिए उसको, देखना कैसे। यहाँ पर ये CCl है, CCl4 है, बताइए क्या है? नॉन पोलर है, और ये क्या है? पोलर है। बताइए पोलर इस नॉन पोलर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व है। डिसॉल्व है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए जरा गौर से, क्योंकि हमेशा कंसेप्ट हमने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना। तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अब जब ये इसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा तो इसको अब हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी ना, वेपर प्रेशर बढ़ गई है, वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा है, तो एक केस इसमें फॉलो हो जाएगा। दूसरा देखना, CH2 क्या है? नॉन पोलर, ये क्या है? पोलर। सेम कंसेप्ट, नॉन पोलर और पोलर, ये दोनों के दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। इट मींस बहुत अच्छे से वेपर बनाएंगे, पॉजिटिव डिविएशन देंगे। ये कैसा है भाई? ये आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है ना, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो आइडियल सॉल्यूशन तो हम लोगों का जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन शो करते ही नहीं है। कौन करते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखना, OH NH2, क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है आप लोगों को? यस। क्यों? ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ऐसा मान लो। या फिर ये देखो, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये हाइड्रोजन आपस में क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे। तो इन दोनों की मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो रखी है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग है। तो बताइए ये लोग इजीली वेपर बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या गया इसका? 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। लिख ले भाई क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपसे जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया है 2017 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस, इसको मैं एक मिनट हटा रहा हूं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, आपने पढ़ा था आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब हुआ? जब आपने 0.2 ग्राम एसिडिक एसिड किसमें मिक्स कर दिया? बेंजीन के अंदर। डाइमर वाला केस हुआ था, एसोसिएट हो गया। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बताना है इसके अंदर। समझ में आ गया भाई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जेई में आया तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो गया है, बट इजी है। डेल्टा TF इज इक्वल टू, क्या होता है बताइए फॉर्मूला? डेल्टा TF इज इक्वल टू I KFM, ठीक है। डेल्टा TF कितना गिवन है? डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, आप कितना डिप्रेशन आया है? 0.45 का। I कैलकुलेट करना है। KF की बात कीजिए, KF कितना है? ये रहा वैल्यू
5.12, ठीक है। अब मोलैलिटी की बात करनी है। बताइए मोलैलिटी का फॉर्मूला सही बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, एसिडिक एसिड सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट है 0.2 मास अपॉन मोलर मास। एसिडिक एसिड का मोलर मास बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, 60 अपॉन, बताइए मेरे को, बेंजीन। बेंजीन का मास लेना है, लेकिन किसमें लेना है आप लोगों को, केजी में, तो 20 अपॉन क्या हो गया, 1000। समझ में आ गया भाई। इन सबको कैलकुलेट जब आप करेंगे, आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो आप लोगों की ये आ जाएगी भाई, ध्यान रखिएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आप घर पे कर लीजिएगा। ये आई आ गया हमारे पास में। अब क्या हुआ बताइए, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था आई के लिए, क्या ये CH3COOH है, कितने लेने हैं हमें, N लेना है। इसका एसोसिएशन होता है, डाइमर फॉर्म कर देता है। डाइमर का मतलब क्या, 2, तो यहाँ 2 ले लो, एसिडिक एसिड डाइमर बोल रहे हैं। हमने यहाँ N लिया था, आप याद कीजिए, NA लिख के मैंने क्या लिख दिया था, AN, याद आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखना, स्टार्टिंग में 1 था, ये कितना हो गया, 0। अब जरा गौर से देखना, इसका अल्फा पार्ट उसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया था आप लोगों का, अल्फा बाय N। समझ में आ रहा है क्या, N कितना है यहाँ, 2। देखो ये सब बातें वही हैं जो आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया है। बताइए I इज इक्वल टू, ये आप लोगों की कौन सी हो गई, ऑब्जर्व, ये कौन सी थी, थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन 1, ये कितना हो गया, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, ये 1 इधर चला गया, कैलकुलेशन है। अब बताइए जरा I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू है 135 अपॉन 256, 1 माइनस अल्फा बाय 2। इसको कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, आंसर आ जाएगा इसका 99.6%। आसान है भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को जेई एडवांस रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको भी सॉल्व कराया है आज की क्लास में। कोई ऐसा क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन है ना हमने नहीं पढ़ा थ्योरी के अंदर, आपने थ्योरी में सारी बातें पढ़ी हैं, सिर्फ डिमांड इस बात की है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी पढ़ ली है बच्चों ने, थ्योरी पढ़ने के बाद में उस थ्योरी को यूज तो करो। आप लोगों ने जैसे ये 2 बात हो गई कि आप लोगों ने है ना युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तलवार चलाना, गदा चलाना, ये सब सीख लिया है, पहले से ही सीख रखा है। अब एक दिन आपको मैदान में जाना नहीं पड़ा एक भी बार, तो बताओ वो जो चीजें सीखी है उसका यूज क्या है, कोई यूज नहीं है ना उसका। तो आप लोगों को उस युद्ध में जाने के लिए, उस वॉर में जाने के लिए जो चीजें सीखी हैं उसको यूज करना भी आना चाहिए कि आखिर वो यूज कहाँ हो रही है। तो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक हम बात कर चुके हैं, अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की मेरे पास में डिमांड थी, कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा है, मैं पहले उसको ले लेता हूं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 1-2 क्वेश्चन और है जो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे वीडियोस को प्लीज देखते जाइए साथ में और क्वेश्चन करते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये बताना था सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ध्यान से देखना, मैंने हालांकि पढ़ाया था ये, एक बार रिकॉल करवा रहा हूं। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे क्या करती है, डिपेंड करती है। कब, जब आप क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट आपने लिया है वाटर मानी लिक्विड, और दूसरा ऊपर से इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं आप इसमें मिक्स कर रहे हैं सॉलिड, मतलब सॉल्यूट आप लोगों का, सॉल्यूट आप लोगों का क्या है, सॉलिड है। समझ में आ रहा है, जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व कर दो। अब जरा गौर से सुनना सब बच्चे, देखो 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट, एक्सो बाहर जा रही है, हीट आर रिलीज्ड, और एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो ली चैटलियर एक साइंटिस्ट थे, ली चैटलियर ने इसके बारे में डिटेल स्टडी की थी जो कि 11th क्लास के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझा दूंगा कैसे। देखो 2 प्रोसेस है, इन जनरल आपके दिमाग में क्या आता है सॉल्युबिलिटी को लेकर, जरा गौर से सुनना। इन जनरल कैसे, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी ले रखा है, वाटर एज ए सॉल्वेंट, और मैंने सॉल्यूट लिया है वहां पर सॉल्ट।
गर्म कर सॉरी बिना गर्म किए लाता जा रहा हूँ, यहाँ पर करता जा रहा हूँ, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। किसी ने मेरे को कहा कि क्या कर रहे हो सर आप, गैस ऑन करो। मैंने गैस जैसे ही गैस ऑन किया 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, जैसे ही नमक डाला 2 मिनट में तो डिसॉल्व हो गया। तो इन जनरल क्या हुआ, इन जनरल ये हुआ कि टेम्परेचर को रेज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, यही होता है। समझ में आ गया। लेकिन अब जरा गौर से सुनना मेरी बातों को, यहां डिपेंडेंसी प्रोसेस पे करती है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये फर्स्ट वाला, गौर से सुनना मेरी बातों को, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब आप इसको, ये वाटर है आपका, इसमें नमक डाल रहे हैं और सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब क्या हुआ, सॉरी एक्सो है ना, इसकी हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई। दोबारा सुनना, वाटर है, वाटर में नमक डाल रहे हैं आपने, अगर ये प्रोसेस कौन सा है, हम फर्स्ट कौन सा ले रहे हैं, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपको तो ये फील आना चाहिए कि सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है भाई, सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने हीट को बाहर निकाल दिया, हीट को बाहर ही निकल गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए व्हाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड एंडो की बात करते हैं, एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में होगा कि उस सिस्टम की जो हीट है वो हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है, जो हीट आप दे रहे हैं टेम्परेचर की फॉर्म में वो उसको एब्सॉर्ब कर रहा है। तो सिस्टम का पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या हो गया, रेज हो गया, सिस्टम का टेम्परेचर रेज हो गया, तो वही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, टेम्परेचर बढ़ गया है। तो प्लीज एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट बाहर निकल गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। लेकिन अगर बात करें एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के अंदर आप क्या कर रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर सिस्टम की हीट बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ हीट कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो। समझ में आ गया। चलो एक कंसेप्ट ये आप लोगों का क्लियर हो गया, सॉल्युबिलिटी डिपेंडेंसी, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, कल फिर से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।